वेलकम टू सीए विजडम चैनल। तो हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले। ओके, चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक क्या है? फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। ओके, तो बेसिकली है कि कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या कोई असेट में कुछ फ्रॉड होता है, ओके, फ्रॉड होता है, तो ऑडिटर, एज एन ऑडिटर हमें क्या करना पड़ रहा है? ओके, वी हैव टू थिंक लाइक एन ऑडिटर। ओके, यस, आप लोग अभी ऑडिटर बने नहीं हो, फिर भी हमें ऑडिटर जैसे सोचना पड़ेगा अभी से ही। जब हम ऑडिट के सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ऑडिटर जैसे सोचना पड़ेगा, जब इकोनॉमिक के सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हमें इकोनॉमिस्ट जैसा पढ़ना पड़ेगा, लाइकवाइज टू एनी अदर सब्जेक्ट्स। ओके, सो चैप्टर 5 को देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रॉड का मतलब क्या है। ओके, तो एसए 240 डिफाइन करता है क्या? द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो क्या बोलते हैं? फ्रॉड क्या है? फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट है, मतलब जानबूझकर कुछ किया जाए तो उसको बोलते हैं फ्रॉड। क्यों करते हैं? कुछ इलीगल एडवांटेज या कुछ अनजस्ट एडवांटेज मिलने के लिए, कुछ बेनिफिट मिलने के लिए कुछ फ्रॉड किया जाता है, इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डिसेप्शन। ओके, तो उसको बोलते हैं फ्रॉड। कौन कौन करते हैं? गवर्नेंस, एम्प्लॉयज, थर्ड पार्टीज या फिर मैनेजमेंट। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स among management, those charged with governance, employees or third parties involving the use of deception to obtain an unjust or illegal advantage. सिंपल, दो तरीके के फ्रॉड होते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। ओके, असेट रिलेटेड, और एक है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलेटेड। ओके, तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि उसका क्या क्या है। ओके, तो उससे पहले हम फ्रॉड का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ओके, मिसस्टेटमेंट्स दो तरीके से हो सकते हैं, वन इज बाय फ्रॉड या फिर एरर के वजह से भी। ओके, तो फ्रॉड मतलब क्या? फ्रॉड का कैरेक्टरिस्टिक है कि फ्रॉड एक इंटेंशनल होता है और एरर अनइंटेंशनल, गलती से हो जाता है एरर, बट फ्रॉड जानबूझकर किया जाता है। ओके, सिंपल। सेकेंड, फ्रॉड इज अ ब्रॉड लीगल कंसेप्ट। फ्रॉड के अंदर बहुत कुछ आता है, लेकिन एज एन ऑडिटर हमें सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट देखना है, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलेटेड फ्रॉड एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। ओके, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट के अंदर दो तरीके के आते हैं, वन इज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड द अदर इज डिफाल्केशन ऑफ कैश। ओके, कैश से कुछ ऊपर नीचे किया जाएगा, उसको बोलते हैं डिफाल्केशन ऑफ कैश। मिस अप्रोप्रिएशन, गुड्स को कुछ चुराया, कुछ इंक्रीज किया, कुछ डिफेक्टिव गुड्स रखा, उसको बोलते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। ठीक है, ये फ्रॉड्स क्यों होते हैं? ओके, इनका 3 मेजर रीजन हमारा सीए इंस्टीट्यूट ने बोला है। वन इज इंसेंटिव या प्रेशर, कोई प्रेशर, घर वाले से प्रेशर है कि इतना पैसा चाहिए उनको, या कुछ इंसेंटिव मिल रहा है फ्रॉड करने से, दैट इज वन। सेकेंड, परसीव्ड अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी बन गया, लाइट गया है, ज्वेलरी शॉप में लाइट गया है, वॉचमैन बाहर बैठा है, वॉचमैन का एक मौका है कि वो ज्वेलरी उठा सके। ओके, एक अपॉर्चुनिटी बन चुका है। ओके, दैट इज सेकेंड। एंड द थर्ड वन इज रैशनलाइज समथिंग। रैशनलाइज या एटीट्यूड, मतलब रैशनलाइज मतलब कि वो लोग फ्रॉड करते हैं एंड उनके पास कुछ जस्टिफिकेशन होता है, उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ओके, रैशनलाइज, वो लोग अपना स्टेटमेंट रख सकते क्यों किया उन्होंने। ओके, या फिर एटीट्यूड के वजह, एटीट्यूड मतलब उनका बिहेवियर वैसा है, छोटा मोटा चीज चुराना, या उसको बोलते हैं एटीट्यूड। ओके, थर्ड वन इज रैशनलाइजेशन या फिर एटीट्यूड। ठीक है, तो दिस वर द 3 थिंग्स। ओके, अभी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे कैसे होता है? फर्स्ट वन इज मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन या ऑल्टरेशन या फॉर्जरी, जैसे कि रॉन्ग एंट्रीज मारना, रॉन्ग अकाउंट्स मारना या फेक बिल्स बनाना, दैट इज मैनिपुलेशन या फॉल्सिफिकेशन या फॉर्जरी या ऑल्टरेशन बोला जाता है। सेकेंड वन है मिस रिप्रेजेंटेशन या इंटेंशनल ओमिशन, मतलब आपने रिलेटेड पार्टी को सेल किया,
पैसा भी ले लिया, पर रिलेटेड पार्टी बोलते हैं नहीं वाउचर नहीं है तो भी चलेगा, सेल्स का एंट्री मत मारो, ठीक है चलेगा, तो उन्होंने भी नहीं दिखाया, ओके सेल्स का एंट्री नहीं, ओमिट ही कर दिया या फिर मिस रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब सेल हुआ ही नहीं था बट रिलेटेड पार्टी को बोला कि तू मेरा वेंडर बन जा, ऐसा बोल दिया, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ओके। ये सेकेंड था। थर्ड वन, इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल अपना मीन्स चॉइसेस रहता है हर एक कंपनी का अपने तरीके से जो भी यूज़ करना है, तो एक कंपनी को मालूम है कि WDV से एक प्रॉपर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मालूम पड़ता है, फिर भी वो जानबूझकर SLM मेथड यूज़ करता है कि प्रॉफिट कम या नीचे कर सके, ओके। नाउ आगे, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ओके। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है? एक मैनिपुलेशन ऐसे ही नहीं किया जा सकता, एक ग्रेट टैक्टिक्स चाहिए रहता है, एक ग्रेट इंटेलिजेंस चाहिए रहता है, ओके। प्रेजेंटिंग अ फॉल्स स्टेट ऑफ अफेयर्स, दैट इज कॉल्ड एज मैनिपुलेशन। दिस इज परपिट्रेटेड इन अ मेथोडिकल वे, एक मेथड रहता है कंपनी के पास कि कैसा मैनिपुलेट करने का, ओके। क्यों करते हैं मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, क्यों करते हैं? टैक्स को बचाना है, जब आपके पास प्रॉफिट नहीं है फिर भी आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है तभी, या आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा है लेकिन डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं करना है तभी करते हैं, या फिर रेम्यूनरेशन को ज़्यादा करने के लिए वो लोग प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए फ्रॉड या मैनिपुलेट करते हैं अकाउंट्स को, ठीक है। वेरी इजी। नाउ ये था मैनिपुलेशन। सेकेंड है मिस रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि या फिर इंटेंशनल ओपिशन, जैसे कि रिलेटेड पार्टी को बोल दिया कि आपका एंट्री हम नहीं मारेंगे, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। थर्ड वन, इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इंटरनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मीन्स WDV मेथड से प्रॉपरली डेप्रिसिएशन काउंट ऑफ होता था, लेकिन फिर भी अपना मैनेजमेंट ने क्या किया, जानबूझकर SLM यूज़ किया ताकि उनका प्रॉफिट बढ़ या कम सके, ठीक है। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफन इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स दैट अदरवाइज मे अपीयर टू बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, तो मैनेजमेंट कभी कभी है ना कंट्रोल्स, पहले तो कंट्रोल्स बना देते हैं, जैसे कि टैली सिर्फ एक BCom का स्टूडेंट करेगा, सिर्फ टैली, ओके। बट कभी कभी मैनेजमेंट खुद बोलते नहीं, तू एक जर्नल एंट्री मार दे, एक JV मार दे, आप कंपनियों में आप जाओगे ना तभी आपको मालूम पड़ेगा, ऐसा बहुत कॉमन है, उधर बोलते कि JV मार दे, तो मैनेजमेंट खुद बोल दो उनको कि JV माना है, जबकि एक इवेंट हुआ ही नहीं है, जबकि एक इवेंट होना चाहिए जर्नल एंट्री मारने के लिए। आप लोग ने पढ़ा रहेगा 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड में, ओके। बट फिर भी मैनेजमेंट ओवरराइड करते, कंट्रोल फेक एंट्रीज मार देते, तो मैनेजमेंट जब भी ओवरराइड करते कंट्रोल्स को, तो उसको इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ फ्रॉड हो रहा है, ओके। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफन इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स दैट अदरवाइज मे अपीयर टू बी ऑपरेटिंग। अदरवाइज नॉर्मली तो बराबर चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैनेजमेंट ओवरराइड करते कंट्रोल को, वो अपने ऊपर ले लेते कंट्रोल्स को, वो बोलते कि ये कर वो कर वो कर, तो उसका मतलब कुछ तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है। अभी मैनेजमेंट ओवरराइड कैसे करते हैं, कैसे कैसे तरीके से कंट्रोल्स को ओवरराइड किया जा सकता है, तो लेट्स सी। रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज, ओके। जर्नल एंट्रीज जो फिक्टिशियस मीन्स इवेंट्स ऑकर हुआ नहीं फिर भी एंट्रीज मारते गए, दैट इज रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्री। इनअप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग अजम्पशन, चेंजिंग जजमेंट्स से WDV से SLM कर देना, SLM से WDV करना, ये सब भी एक टाइप का ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल्स माना जाता है। ओमिटिंग, एक एंट्री छोड़ देना, ओके, या फिर वो पार्टी से कन्विंस करके वो पार्टी को बोल के कि आपका सेल हुआ ही नहीं ऐसा बताऊंगा, तो ऐसा करना। या फिर एडवांसिंग मीन्स कोई चीज़ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हुआ है लेकिन वो यही फाइनेंशियल ईयर में दिखाना। डिलेइंग, ये फाइनेंशियल ईयर में कुछ हुआ है लेकिन वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखाना, ओके, दैट वाज थर्ड। फोर्थ, कंसीलिंग नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स, ऐसा कुछ चीज़ जो हुआ है कंपनी के साथ बट वो नहीं बताना, ओके।
फिफ्थ, एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, कंपनियां में बहुत सिंपल सिंपल ट्रांजैक्शन होते हैं जैसे कि सेल्स, परचेस, एक्सपेंस, असेट परचेस करना, इतना बहुत सिंपल सिंपल ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन फिर भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस यूज़ करते हैं। कैसे? वो लोग क्रेडिटर्स को डेटर्स के साथ सेट ऑफ करते हैं, क्रेडिटर्स को डेटर को मिलवाते हैं एंड उन दोनों को सेट ऑफ करवाते हैं, विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, वो लोग, ओके, यू हैव टू नो, इट्स वेरी सिंपल। आप अपना माइंड से भी सोच सकते कि ऐसे सब क्यों करते, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को कुछ फ्रॉड करना होता है, तभी ये सब ऐसे सब एक्टिविटीज किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को ऑल्टर करना। ठीक है, नाउ मैनेजमेंट ये फ्रॉड क्यों करता है, ओके, या फिर एम्प्लॉयज क्यों करते हैं? फर्स्ट वन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या प्रेशर की वजह से। उनके पास ऑब्लिगेशन होता है, कुछ फैमिली का ऑब्लिगेशन कंप्लीट करना, हेल्थ का या कुछ टारगेट का ऑब्लिगेशन, तो यही सब, या प्रेशर। ओके, या फिर मैनेजमेंट खुद ही अनरियलिस्टिक गोल्स। फर्स्ट अप्रैल को बोलते हैं मैनेजमेंट मेरे को 20% प्रॉफिट चाहिए, मतलब चाहिए, बट 20% होता ही नहीं है, लाइक 5% प्रॉफिट होता है। तो लास्ट में क्या करते हैं, मैनेजमेंट खुद ही आकर फ्रॉड करना चालू करता है ताकि वो 20% मार्क तक पहुंच सके। ठीक है, थर्ड वन, डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज और लैक ऑफ मोटिवेशन अमॉन्ग एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज को प्रॉपर रेम्यूनरेशन नहीं मिलता तो एम्प्लॉयज क्या करेंगे, थोड़ा बहुत थेफ्ट करेंगे। ओके, नेम गेम, नेम गेम मीन्स एक सीनियर होता है, सीनियर अपना जूनियर से बहुत कुछ इलीगल एक्टिविटीज करवाता है, दैट इज कॉल्ड एज नेम गेम। ओके, सीनियर के पास एक पावर रहता है, ओके, उनका नाम रहता है, इसके लिए उसको बोलते हैं नेम गेम। ठीक है, लास्ट, अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी या एक ऐसा सिचुएशन बन गया है कि हम फ्रॉड को कमिट कर सकते हैं, तो टाइम में भी फ्रॉड मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज करते हैं। ठीक है, नाउ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट के अंदर दो तरीके के आते हैं, जैसे कि ऑलरेडी हमने सीखा था, व्हाट, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड द अदर वन इज डिफाल्केशन ऑफ कैश। ठीक है, तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट, इसमें क्या होता है? ओके, इट इन्वॉल्व्स द थेफ्ट ऑफ एन एंटिटीज असेट एंड इज ऑफन परपिट्रेटेड बाय एम्प्लॉयज इन रिलेटिवली स्मॉल एंड इमेटेरियल, मतलब छोटा मोटा एसेट को है ना वो लोग छुरा के घर पे लेके जाते हैं पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, फर्स्ट वन इज एम्बेजलिंग रिसिप्ट, एम्बेजलिंग रिसिप्ट मतलब कोई बैड डेट था, एग्जाम वाला कोई बैड डेट था, वो अभी आके लेट से वो बैड डेट का नाम था राजू, राजू बोलते कि मैं पैसा नहीं दूंगा, बट वो 1 साल के बाद बोलते हैं कि हाँ मैं दे दूंगा, उसको बैड डेट तो लिख लिया, तो अभी बैड डेट से वो गुड डेट बन गया, वो पैसा देने वाला है, बट कंपनी बोलते छोड़ना, क्या करना है इसका नाम लिख के, तो वो बैड डेट को बैड डेट ही रहने दिया एंड कंपनी को अपना पैसा भी मिल गया, वो जर्नल एंट्रीज में दिखाया ही नहीं, उसको बोलते हैं एम्बेजलिंग रिसिप्ट। ठीक है, सेकेंड, स्टीलिंग फिजिकल एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मीन्स कोका कोला में एक एम्प्लॉय काम करता था, कोका कोला का मेथड पता चल गया उनको कैसा बनवाते हैं, उन्होंने जाके दूसरा कंपनियों को ये एसेट या ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भेज दिया। ओके, दैट वाज सेकेंड। थर्ड वन, कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, कुछ किकबैक्स मिलने के लिए, कुछ फिक्टिशियस वेंडर्स अपना रिलेटेड पार्टीज को कुछ पैसा देने के लिए क्या करते हैं, गुड्स एंड रिसीव जितना मिला नहीं उससे ज़्यादा ही पे करते हैं या फिर पे करते हैं उनको। ठीक है, एंड लास्ट माने यूजिंग एन एंटिटीज असेट्स फॉर पर्सनल, कार बिजनेस का था, कार का एक्सपेंस भी बिजनेस में जाता है, लेकिन कार यूज होता है पर्सनल के लिए, विच इज रॉन्ग। ओके, ठीक है, नाउ ये था मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट इन अ ब्रॉडर टर्म। अभी उसके अंदर आता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड डिफाल्केशन ऑफ कैश। ठीक है, तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स कैन बी एनीथिंग इन द प्रीमाइसेस, ओके, कुछ भी जो प्रीमाइसेस के अंदर है, इट कैन बी मशीनरी, इट मे बी इवन बी द डेली नेसेसिटी ऑफ द ऑफिस लाइक स्टेशनरी थिंग्स लाइक डायरी और सब। ठीक है, ऑडिटर्स को कैसा पता चलेगा कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हुआ है? देयर इज टू थिंग, ओके, वन इज चेकिंग ऑफ रिकॉर्ड्स एंड द अदर थिंग इज फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, वेरी इजी। नाउ
डिफाल्केशन ऑफ कैश। ओके, डिफाल्केशन ऑफ कैश कैसा होता है? ओके, कैश के साथ छेड़खानी, इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट्स। ओके, कैश पेमेंट को इन्फ्लेट करना। सेकेंड, कैश रिसिप्ट को सप्रेस करना। थर्ड, कास्टिंग रॉन्ग टोटल्स इन द कैश बुक। तो देखते हैं ओके, इन कैश इन्फ्लेट कैसे करते हैं। फिक्टिशियस वाउचर्स। ओके, कोई भी नाम बना के पेमेंट कर देना। ओके, ऐसे सेलर है ही नहीं लेकिन उसको पेमेंट कर देना, वो पता चलता है वो पैसा अपना घर पे ही रहता है। ठीक है, मैनिपुलेटिंग टोटल ऑफ वेज रोल्स को बढ़ा कर देना बट एक्चुअल में देना ही नहीं, या फिर डमी वर्कर बना देना और उसको वेजेस भरते जाना। ओके, सप्रेसिंग कैश रिसिप्ट को सप्रेस कैसे करता है? टीमिंग एंड लैडिंग मीन्स जब एक कस्टमर पैसा देता है, वो पैसा क्या करता है, हम लोग नॉर्मल यूज पर्सनल यूज के लिए काम करते हैं। जब सेकंड कस्टमर पैसा देता है, वो फर्स्ट कस्टमर के अंडर लेके जाके लिख देते हैं कि फर्स्ट कस्टमर ने आप भी जाके पैसा दिया। जब थर्ड कस्टमर पैसा देता है, थर्ड कस्टमर का पैसा सेकंड कस्टमर का दिखाते हैं, तो ऐसे एक क्रेडिट गैप बन जाता है। वो क्रेडिट गैप को बोलते हैं टीमिंग एंड लैडिंग। ठीक है, वेरी इजी। तो इसके वजह से सप्रेस किया जाता है। नॉट अकाउंटिंग फॉर कैश सेल्स, कभी कभी कैश सेल्स तो एंट्रीज मारते ही नहीं है। ओके, तो इनके वजह से रिसिप्ट सप्रेस किया जाता है। एंड द लास्ट इज रॉन्ग टोटल्स, कैश बुक में रॉन्ग टोटल्स लिखना। ओके, कास्टिंग रॉन्ग टोटल्स इन दी कैश बुक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर। ओके, फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करना ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर, ऐसा ये हेडिंग बता रहा है, लेकिन है क्या एक्चुअली नहीं। लेट्स सी क्या बोलते हैं ऐसे 240 क्या बोलते हैं? द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रेस्ट विद बोथ, दोनों को, किसको? चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। इधर किधर ऑडिटर का नाम लिखे नहीं, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, उनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? फ्रॉड को ढूंढना, फ्रॉड को रेक्टिफाई करना या एरर को ढूंढना। ठीक है, बट ऑडिटर को भी एक सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाता है कि फ्रॉड को ढूंढना। अबे बट ऑडिटर का पास भी बहुत सारा लिमिटेशंस होता है फ्रॉड को नहीं ढूंढ पाने का। जैसे कि फर्स्ट है इनहेरेंट लिमिटेशन में ऑलरेडी बता चुका है कि मटेरियल मिस्टेक में पूरा 100% डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है एक ऑडिटर। ओके, ड्यू टू मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व। ओके, सेकेंड है the risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than the risk of not detecting one resulting from error। ये लोग बोलते हैं कि एरर से तो मिल जाएगा कैसे, वो हम लोग ने वो चैप्टर पढ़ा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उधर हम लोग ने सीखा था कि एरर को कैसे कैसे ढूंढते, बहुत सारे तरीके थे, डिवाइड बाय 2 करके, डिवाइड बाय 11 करके, डिवाइड बाय 9 करके, ऐसा सब बहुत सारा तरीका था, लेजर को मैच करके, ट्रायल बैलेंस को मैच करके। तो हम लोग एरर को तो ढूंढ सकते हैं लेकिन फ्रॉड को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, क्यों? सच अटेम्प्ट्स एट कंसीलमेंट मे बी इवन मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट when accompanied by collusion। मतलब एक टीम एक साथ, मतलब वो लोग फुल प्रिपेयर करके एक फ्रॉड कर देते, तो तब तक इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, नाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर द ऑडिटर टू डिटरमाइन वेदर मिसस्टेटमेंट इन जजमेंट एरियाज जैसे कि प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल अपना जजमेंट रिलेटेड होता है, या फिर प्रोविजंस भी जजमेंट रिलेटेड होता है। ओके, तो ये सब एरिया में तो ये अभी ऑडिटर को मालूम नहीं होगा कि ये फ्रॉड के लिए किया गया है कि ये एरर हुआ है। ओके, एंड इवन द मैनेजमेंट कैन ट्विस्ट देयर टंग, मीन्स वो लोग चेंज कर सकते हैं बाद में कि ये तो वो जजमेंट रॉन्ग हो गया ऐसा करके। ठीक है, थर्ड वन, फर्दरमोर द रिस्क ऑफ द ऑडिटर नॉट डिटेक्टिंग अ material misstatement resulting from management fraud is greater than for employee fraud। इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉय फ्रॉड करेगा तो दूसरा एम्प्लॉय आके गॉसिप करके बता देगा ऑडिटर को कि ये एम्प्लॉय फ्रॉड करता है, लेकिन जब मैनेजमेंट फ्रॉड करे तब कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट एक टॉप लेवल में है। नो वन विल से एनीथिंग अगेंस्ट मैनेजमेंट। ओके, इसके लिए मैनेजमेंट रिलेटेड फ्रॉड ढूंढना तो और भी मुश्किल होता है।
किसको, ऑडिटर को, ठीक है। द लास्ट वन, when obtaining reasonable assurance, the auditor is responsible for maintaining an attitude of professional skepticism throughout the audit, considering the potential for management override of controls, ये सीखा था, and recognizing the fact that audit procedures that are effective for detecting error may not be effective in detecting fraud. इसका मतलब क्या है, कभी भी ऑडिटर को स्केप्टिसिज्म रखना चाहिए अपना माइंड में। व्हाट इज स्केप्टिसिज्म? इट इज अ क्वेश्चनिंग माइंड, हर एक चीज में क्वेश्चन करते रहना, ओके। बट इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चनिंग माइंड या पूरा जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स है एकदम प्रॉपरली लगाया जाए तो भी एक ऑडिटर को फ्रॉड पता चलेगा, ये इट्स नॉट अ गारंटी, ओके। इट्स नॉट एन इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग फ्रॉड, ओके। That was fourth point, okay. Now let's go ahead, okay. Fraud risk factors and possibility of fraud, okay. तो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड क्यों होता है या फ्रॉड होने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या सिचुएशन, कौन सा सिचुएशन में होता है वो इसमें पढ़ेंगे, ओके। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स दो जगह होता है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट के अंदर दो तरीका था कि मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड डिफाल्केशन ऑफ कैश, ये दो था। अभी हम पढ़ेंगे कि कौन सा सिचुएशन है, और हमने ये ऑलरेडी पढ़ा था कि तीन चीज़ के वजह से होता है फ्रॉड, इंसेंटिव या प्रेशर या अपॉर्चुनिटीज या एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन। तो हमने ना इसका एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहला फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनका इंसेंटिव या प्रेशर का एग्जांपल्स, हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन ऑलरेडी ज़्यादा है, उसके ऊपर से अपना कंपनी का मार्जिन गिर रहा है, तो कंपनी वाले या मैनेजमेंट क्या करेंगे, मार्जिन को ऊपर बढ़ाने के लिए सम फ्रॉड करेंगे, किधर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस इन कस्टमर डिमांड गिर रहा है, बट हम लोग को बिजनेस को बचाना है फेलियर से, या ओवरऑल इंडस्ट्री गिर रहा है तो हमें सर्वाइव करना है एटलीस्ट, तो मैनेजमेंट कुछ ना कुछ करेगा, ओके। ऑपरेटिंग लॉसेस मेकिंग द थ्रेट ऑफ बैंक्रप्सी, फोरक्लोजर और हॉस्टाइल टेकओवर इमिनेंट, कुछ ऐसे लॉसेस, बहुत लॉसेस होते जा रहे हैं तो उसको कवर अप करने के लिए कुछ फ्रॉड करेंगे। रिकरिंग नेगेटिव कैश फ्लोज बहुत हर टाइम कैश फ्लोस नेगेटिव में हो रहा है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए कुछ ना कुछ फ्रॉड करेंगे, दैट वाज इंसेंटिव या प्रेशर। अपॉर्चुनिटीज जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मीन्स वो पार्टी कन्विंस हो जाएगा कुछ भी करने के लिए, मीन्स रिकॉर्डिंग नहीं करने के लिए या फिर सेल्स बिल नहीं पास करने के लिए वो लोग हाँ एग्री कर देंगे क्योंकि इट्स डन विद रिलेटेड पार्टी, वो लोग तो मान जाएंगे, ठीक है। सेकेंड, अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस और एबिलिटी टू डोमिनेट अ सर्टेन इंडस्ट्री, मतलब आपका कंपनी एक डोमिनेट मोड में है, डोमिनेट कर रहे हैं ओवरऑल इंडस्ट्री एक सर्टेन एरिया में, तो कंपनी कुछ ऊपर नीचे कर सकता है अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स में, ठीक है। दैट वाज सेकेंड। नाउ द लास्ट वन, एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन। एक मैनेजमेंट ऑलरेडी means excessive interest by management in maintaining or increasing the entity's inventory price और अर्निंग ट्रेंड, मतलब एक मैनेजमेंट को अच्छा लगता है कि वो इंक्रीजिंग ट्रेंड देखना है, वो सेल्स बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है हर साल, तो उसको मेंटेन करने के लिए मैनेजमेंट का एटीट्यूड बन जाता है या उनको रैशनलाइजेशन मिल जाता है कि वो फ्रॉड या थोड़ा ऊपर नीचे कर सके अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, ठीक है। मैनेजमेंट फेलिंग टू रेमेडी नॉन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल ऑन अ टाइमली बेसिस। इंटरनल कंट्रोल में बहुत सारा डेफिशिएंसी है, मैनेजमेंट को मालूम है, फिर भी वो ठीक नहीं करता टाइमली बेसिस में, तो मीन्स वो मैनेजमेंट का ऑलरेडी वो हैबिट बन चुका है, तो वो अभी ठीक करता ही नहीं, कुछ भी छोटा मोटा कुछ चीज़ होगा तो भी फ्रॉड कुछ होगा तो उनके वजह से भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फ्रॉड होता है, ओके। दैट वाज फ्रॉम व्हाट, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नाउ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट के रिलेटेड हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल, इंसेंटिव या प्रेशर।
ओके तो पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, एम्प्लॉयज़ को कुछ ऑब्लिगेशन होता है या मैनेजमेंट का कुछ ऑब्लिगेशन होता है फैमिली रिलेटेड या सम अदर आउटसाइड थिंग्स। ओके तो उसके वजह से कभी कभी उन लोग असेट को छुराते हैं या थेफ्ट करते हैं। ओके एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी एंड एम्प्लॉयज़, कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ एंटिटी और एम्प्लॉय के बीच में एडवर्स रिलेशनशिप होता है, जैसे कि नन और एंटिसिपेटेड फ्यूचर एम्प्लॉय ले ऑफ, मतलब एक एम्प्लॉय को मालूम है कि वो एम्प्लॉय अभी छोड़ के मतलब मैनेजमेंट उनको निकालने वाला है, तो एम्प्लॉय क्या करेगा, छोटा मोटा चीज़ छुरी करते रहेगा। सेकेंड रिसेंट और एंटिसिपेटेड चेंजेस टू एम्प्लॉय कंपनसेशन, एम्प्लॉय को पहला थोड़ा ज़्यादा मिलता था रेम्यूनरेशन, बट अभी शायद कम मिलने लग गया या उसके जस्टिफिकेशन में कम मिलने लग गया एम्प्लॉय को, तो वो एम्प्लॉय क्या करेगा, वो कंपनसेट करने के लिए वो थेफ्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करने लगेगा। ठीक है। थर्ड वन, प्रमोशंस कंपनसेशन और अदर रिवॉर्ड्स इनकंसिस्टेंट विद एक्सपेक्टेशन, प्रमोशन या कंपनसेशन उतना प्रॉपरली नहीं मिलता जितना वो एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्ट करते हैं, तो वहाँ भी वो लोग क्या करते हैं, एक एडवर्स रिलेशनशिप बन जाता है एंटिटी और एम्प्लॉय का, विच लीड्स टू मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। ओके दैट वाज ड्यू टू इंसेंटिव या प्रेशर। फिर आता है अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि वो एक एम्प्लॉयज़ है कि वो पूरा कैश को संभालता है, तो उसमें उस कैश को संभालता है, उसमें से 10 रुपये का एक वड़ा पाव लेना इट्स नॉर्मल। ओके वो लोग चुरा लेते हैं। ओके सेकेंड, इन्वेंट्री आइटम्स दैट आर स्मॉल इन साइज ऑफ हाई वैल्यू, एक ऐसे बहुत सारे इन्वेंट्री जो छोटा साइज़ का है या फिर वैल्यू ज़्यादा है, डायमंड या फिर शूज़, बच्चे लोग के लिए शू अपना कंपनी से उठा कर लेके जाना, ये सब इट्स उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। ओके एंड फिर लास्ट वन है एटीट्यूड्स या रैशनलाइजेशन, तो ऑलरेडी लाइक बिहेवियर इंडिकेटिंग डिसप्लेजर और डिससेटिस्फैक्शन विद द एंटिटी और इट्स ट्रीटमेंट फॉर द एम्प्लॉय का साथ कुछ डिससेटिस्फैक्शन होता है एंटिटी के साथ, या बिहेवियर ही ऐसा है वो एम्प्लॉय का। ओके कुछ चीज़ें छुराना, ओके अपना कंपनी या फिर कंपनी का असेट्स, पर्सनल असेट्स में यूज़ करना, या फिर टॉलरेंस ऑफ पेटी थेफ्ट मीन्स ऐसा बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो छोटा मोटा पैसा अपना पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाते थे, वो कंपनी टॉलरेट करते गया, तो अभी वो कंपनी का आदत हो गया कि उनको पैसा मीन्स पेटी थेफ्ट होने देने का, सो विच लीड्स टू मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। ओके वेरी सिंपल। नाउ circumstances relating to possibility of fraud। ओके तो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड 4 तरीके के हो सकते हैं, डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस, प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप ऑडिटर एंड मैनेजमेंट एंड अदर। ओके लेट्स सी डिस्क्रिपेंसीज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ओके कभी कभी कंप्लीट रिकॉर्ड ही नहीं किया या टाइमली मैनर में रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर बैलेंसेस प्रॉपरली या अनसपोर्टेड या अनऑथोराइज्ड बैलेंसेस था, या फिर लास्ट मिनट एडजस्टमेंट होता है, मतलब वो डिस्क्रिपेंसीज होता है। ओके या फिर ऑडिटर को अपना ऑडिट प्रोसीजर के टाइम कोई टिप्स दे दे कि इधर यहाँ फ्रॉड होता रहता है ये कंपनी में, कोई टिप आके या कोई विसल ब्लोवर आके बताता है, तो इसका मतलब ये सब एक सिचुएशन बन जाता है जहाँ फ्रॉड होने का चांसेस वो कंपनी में ज़्यादा था। ओके कन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, या फिर डॉक्यूमेंट्स है लेकिन वो ऑल्टर्ड है, या फिर अनयूजुअल डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द एंटिटीज रिकॉर्ड्स एंड एंटिटी का रिकॉर्ड तो दूसरा कुछ बता रही है, या फिर जब क्वेश्चनर कर रहे मैनेजमेंट से लेकिन आंसर्स दूसरा कुछ मिल रहा है। ओके अलग मिल रहे, कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर्स मिल रहे हैं। ओके मिसिंग इन्वेंट्री या फिजिकल एसेट नहीं मिल रहा, या मिसिंग इन्वेंट्रीज जो रिकॉर्ड में है वो नहीं मिल रहा। ओके विच मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। सी प्रॉब्लमैटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग डिनाइल ऑफ एक्सेस टू रिकॉर्ड्स। ओके रिकॉर्ड्स दे नहीं रहा है ऑडिटर को, अनड्यू टाइम प्रेशर, मैनेजमेंट बोलता है इतना टाइम के अंदर आपको ऑडिट कंप्लीट करना है, ये सब है जो ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच प्रॉब्लमैटिक या अनयूजुअल रिलेशनशिप बताता है, जिस विच मीन्स दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द मैनेजमेंट। ओके एंड द लास्ट वन इज अनविलिंगनेस बाय मैनेजमेंट टू परमिट द ऑडिटर टू मीट प्राइवेटली विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस।
ओके, प्राइवेटली किसी को मिलने नहीं देता ऑडिटर को, ओके। अकाउंटिंग पॉलिसीज दैट अपीयर टू बी एट वैरेंस विद इंडस्ट्री नॉर्म्स, इंडस्ट्री नॉर्म के अलग पूरा इंडस्ट्री WDV यूज़ करता है, लेकिन वो अकेला कंपनी है जो SLM यूज़ करता है, ओके, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडस्ट्री नॉर्म्स विच may or may be like there may be some fraud like situations, okay. Now the last second last concept, fraud reporting, okay. तो fraud reporting क्या है, okay. फ्रॉड रिपोर्टिंग सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 एंड रूल 13 में बताया जाता है, ओके। फ्रॉड अमाउंट जो 1 करोड़ से कम होता है उस तभी क्या करना पड़ता है, बोर्ड या कमेटी में बता देना पड़ता है विद इन 2 days ऑफ द नॉलेज, ओके, विद इन 2 days ऑफ द नॉलेज, ओके। रिपोर्ट द फॉलोइंग मैटर्स, क्या क्या उसमें बताना पड़ता है, नेचर ऑफ फ्रॉड, ओके, एंड अमाउंट ऑफ फ्रॉड, ओके, एंड पार्टीज इन्वॉल्व इन फ्रॉड, ये 3 चीज बता देना चाहिए 2 दिन के अंदर ही किनको, बोर्ड या कमेटी को, ओके। सेकेंड, डिस्क्लोज बोर्ड्स रिपोर्ट, ओके, बोर्ड्स रिपोर्ट में कब डिस्क्लोज करना पड़ता है, ओके, उसमें भी हमें बोर्ड्स रिपोर्ट में भी यही बताना पड़ता है, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट ऑफ फ्रॉड, पार्टीज इन्वॉल्व एंड रेमिडियल एक्शंस टेकन, क्या क्या एक्शन लिया गया है, ओके। ये 2 चीज कब करना पड़ता है, जब 1 करोड़ से कम का फ्रॉड हुआ हो, और 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड एक कंपनी करती है तो रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉलोइंग मैनर, 2 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देना चाहिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देने का चाहिए रहता है, लेकिन सबसे पहले 2 दिन के अंदर वही अगेन बोर्ड को बता देना, बोर्ड या कमेटी को बता देना चाहिए, फिर बोर्ड या कमेटी क्या करेगा, रिप्लाई देगा विद इन 45 days, ओके। रिप्लाई ऑब्जर्वेशन रिसीव्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, 45 days के अंदर हमें वो रिप्लाई मिल गया तो क्या करने का, फॉरवर्ड रिपोर्ट, वो जो भी रिपोर्ट है वो उसको फॉरवर्ड कर देने का, किनको, सेंट्रल गवर्नमेंट, रिप्लाई एंड और ऑब्जर्वेशन प्लस कमेंट्स टू CG विद इन 15 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 45 days तक हमें वो मिल जाएगा रिपोर्ट, वही रिपोर्ट हमें प्लस जो भी कमेंट्स बोर्ड या कमेटी दिया है, ऑडिट कमेटी ने दिया है, वो 15 days के अंदर हमें CG को फॉरवर्ड कर देने का, ओके। लेकिन ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि रिप्लाई या ऑब्जर्वेशन मिला ही नहीं, ओके, विद इन दैट 45 days, तब क्या करेंगे, तब करेंगे फॉरवर्ड रिपोर्ट, जो हमने रिपोर्ट बनाया था वो, प्लस नोट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ रिपोर्ट फॉर विच फेल्ड, क्यों हमें अभी तक रिप्लाई नहीं मिला, उसका एक नोट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देने का विद इन 15 days, ठीक है। ये ही सेक्शंस, ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए है ही, प्लस कॉस्ट ऑडिटर प्लस सेक्रेटेरियल ऑडिटर को भी ये लागू हो जाता है, ठीक है। बट कॉस्ट ऑडिटर, सेक्रेटेरियल ऑडिटर या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सिचुएशन को फुलफिल नहीं कर पाए तो क्या पेनल्टी लगेगी, तो इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीज, इन केस ऑफ अदर कंपनी बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड्स ऑलरेडी डिटेक्टेड एंड रिपोर्टेड, मीन्स ऑलरेडी मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करने से पहले ही इंटरनल ऑडिट हो चुका था, किसी और ने कर दिया, ओके, इंटरनल ऑडिटर ने कर दिया ऑलरेडी, ओके, तभी उनको एक फ्रॉड मालूम, इंटरनल ऑडिटर को एक फ्रॉड ऑलरेडी मालूम था, उन्होंने शायद मैनेजमेंट को बता दिया होगा, 1 करोड़ से नीचे होगा तो उन्होंने शायद ऑलरेडी बता दिया रहेगा, ओके। तो इसको ही बोलते हैं रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड्स ऑलरेडी डिटेक्टेड एंड रिपोर्टेड। If a suspected offense of fraud has already been reported under section 143 subsection 12 by such other person and the auditor becomes aware of such suspected offense involving fraud, he need not report नहीं करना है द सेम सिंस ही हैज नॉट पर से आइडेंटिफाई, उसने तो आइडेंटिफाई नहीं किया ना ऑडिटर ने, जो इंटरनल ऑडिटर ने तभी आइडेंटिफाई किया रहेगा, तो उसने 143 सबसेक्शन 12 में बता दिया रहेगा, ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुका है। इफ ऑलरेडी उन्होंने रिपोर्ट प्रॉपरली किए है तो हम ऑडिटर
सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट को वापस रिपोर्ट नहीं करना है। ओके, उनको 2 बार ऑफेंस नहीं मिलेगा एक ही क्राइम के लिए या एक ही फ्रॉड के लिए, ठीक है। ही हैज नॉट पर से आइडेंटिफाइड द सस्पेक्टेड ऑफेंस ऑफ फ्रॉड। तो ये कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि जो सबसे पहला आइडेंटिफाई करेगा उनको ही रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। The auditor is also required to report under clause 11 of paragraph 3 of company's auditor's report. ऑडिटर्स रिपोर्ट कारो में मीन्स कारो, वो भी हम पढ़ेंगे। कारो 2020 में भी 11th क्लॉज में पैराग्राफ नंबर 3 में उधर भी हमें बताना पड़ता है ऑडिटर को कि फ्रॉड किसके वजह से हुआ, उसका नेचर क्या है, उसका अमाउंट क्या है, पार्टीज का नाम क्या है, ठीक है। नाउ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड रिपोर्टिंग अंडर कारो। ओके, तो कारो में कैसा बताते हैं, मेक इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट टू डिटरमाइन वेदर मैनेजमेंट इज अवेयर ऑफ एनी नॉन। सबसे पहला मैनेजमेंट से पूछने का कि फ्रॉड, आपको मालूम है ये कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, कुछ मालूम है तो हमें बता दीजिए। ओके, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड, द ऑडिटर शुड एग्जामिन द मिनट्स ऑफ द ऑडिट कमिटी if available to ascertain whether any instance of fraud pertaining to the company has been reported and actions taken thereon। सब ऑडिट कमेटी को देखना पड़ता है कि मिनट्स में कुछ ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ है क्या, फ्रॉड रिलेटेड कुछ चीज, और हुआ है तो वो उसका अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया है कि नहीं, वो भी देखना पड़ता है। थर्ड, ऑडिटर शुड ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न कंसेंट लेना चाहिए क्या, कि कुछ एक्नॉलेजमेंट है फ्रॉड या एरर का तो मैनेजमेंट हमें बता दे दीजिए। ओके, सेकेंड, इट बिलीव द इफेक्ट ऑफ दोस अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट उसको प्रॉपरली किया गया है। ओके, या फिर उसको एक कंसिडरेशन में लिया गया है, ठीक है। It has disclosed the auditor all significant facts relating to any fraud। जो मैनेजमेंट को जो भी फ्रॉड्स रिलेटेड कोई भी फैक्ट्स वो सब बता दिया है ऑलरेडी। It has disclosed to the auditor the result of his assessment of the risk, okay, that financial statement may be materially misstated or a result of fraud। ये सब मालूम है तो रिटर्न कंसेंट में लेके रखने का, ठीक है, किससे, मैनेजमेंट। बट रिटर्न कंसेंट का ये मतलब नहीं कि ऑडिटर अभी फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऑडिटर को अपना ऑडिट प्रोसीजर विदाउट नेग्लिजेंस पूरा कंप्लीट करना होगा। ओके, उनको फ्रॉड ढूंढना होगा, एरर ढूंढना होगा। ओके, दे हैव टू इन्फॉर्म टू द सीजी इफ अबाउट 1 crore, दे हैव टू इन्फॉर्म टू द बोर्ड ऑफ कमिटी, ओके, एज पर द सिचुएशंस। ओके, because management is responsible for adjusting the financial statement to correct material misstatement, it is important that the auditor obtains written representation from management that any uncorrected misstatement resulting from fraud are in management opinion immaterial both individually and in aggregate, ठीक है। Fifth, the auditor should, apart from reporting the existence of fraud, also required to report the nature of fraud। वो फ्रॉड का कैसा नेचर है एंड वो फ्रॉड का कितना अमाउंट इन्वॉल्व हुआ होगा, ठीक है। द लास्ट कॉन्सेप्ट, ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट। ओके, लेट्स सी क्या है ये। डिटरमाइन द प्रोफेशनल, जब ऑडिट को ऐसा लग रहा है इधर ये कंपनी में बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, ओके, तो शायद बहुत सारा ऑडिटर है जो ये एंगेजमेंट को डिसकंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वो ऑडिट को देखना पड़ेगा, डिसकंटिन्यू करने से पहला देखना पड़ेगा उनका प्रोफेशनल एंड लीगल स्टेटस कैसा होगा, तभी प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होगा जब वो डिसकंटिन्यू करेंगे। सेकेंड, कंसिडर वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू विदड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, पहला देखने का ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं विड्रॉ करने का। ओके, थर्ड, इफ द ऑडिटर विड्रॉस, ऑडिटर ने अभी कंफर्म कर दिया कि मैं ये एंगेजमेंट से विड्रॉ करूँगा, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा क्या ये विड्रॉवल को किससे
अपना मैनेजमेंट से, ठीक है, या फिर दो स्टार्ट विद गवर्नेंस से, ठीक है। द ऑडिटर्स विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड द रीज़न, और उन्हें रीज़न भी बता देना चाहिए, ठीक है। डिटरमाइन वेदर देयर इज अ प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट टू द पर्सन और पर्सन्स हु मेड द ऑडिट अपॉइंटमेंट, और इन सम केसेस टू रेगुलेटरी authorities the auditors withdrawal from the engagement and the reason भी बताना है कि withdrawal क्यों किया गया है, ठीक है। so that was it from this chapter. I hope you understood everything. बहुत easy chapter था, okay. so chapter number 5, fraud and responsibility of the auditor in this regard, is over. so thank you.